बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम। आज बात करते हैं सीवीएस फिजियोलॉजी। ठीक है। और जिसकी अनाटमी होगी वो मैं आप लोगों को अनाटमी के साथ ही कवर करवा दूंगा। ठीक है। अभी सीवीएस की फिजियोलॉजी देख लें और इसकी जो मेडिसिन है वो मैं आप लोगों को कवर करवा देता हूँ। ठीक है। मेन मेन करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले देखें सीवीएस फिजियोलॉजी। इसमें सबसे पहले हार्ट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एमसीक्यूज आती है हर एग्जाम में, यहाँ से एक दो एमसीक्यूज बनती हैं। ठीक है। इनको मिस नहीं करना। फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है? एग्जाम में आता है एसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन से। ठीक है। जो कार्डियक साइकिल होता है उसके दो फेज होते हैं और उसमें एक कंट्रैक्शन होता है, एक रिलैक्सेशन होता है। जो इसका टोटल टाइम, इसकी जो टोटल ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकंड होती है। ठीक है। 8 सेकंड टोटल ड्यूरेशन होती है कार्डियक साइकिल की। तो उसमें एसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन भी होती है और रिलैक्सेशन भी होती है। जो एसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन है यहाँ पे क्या होता है? फास्ट हार्ट साउंड। ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, या तो ये पूछते हैं ये कैसे प्रोड्यूस है, कौन से वाल्व के क्लोजर से। ये प्रोड्यूस होता है क्लोजर ऑफ मेट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है। या ये पूछते हैं एसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन पे ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इसकी समझ लगी। नेक्स्ट देखें सेकेंड हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? एसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन से ये प्रोड्यूस होता है। और ये इसके अलावा कौन से वाल्व्स के क्लोजर से ये पैदा होता है? ये भी एग्जाम में आता है। ये क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। ठीक है। ये एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व की क्लोजिंग से प्रोड्यूस होता है। और जो S1 था वो किससे? क्लोजर ऑफ मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है। ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखें थर्ड हार्ट साउंड की अगर बात करें, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है। ये रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग से प्रोड्यूस होता है नॉर्मल इन चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी। और इसके अलावा एथलीट्स, जो एथलीट्स हैं, चिल्ड्रन हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ये थर्ड हार्ट साउंड जो होता है S3, ये नॉर्मल होता है। ठीक है। और ये किस एज तक ये नॉर्मल रहता है? लेस देन 35 ईयर ऑफ एज। ठीक है। ये लेस देन 35 ईयर एज तक ये नॉर्मल कंसिडर होता है। अगर 35 ईयर की एज के बाद अगर आ रहा है तो वो एब नॉर्मल होता है S3। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? अगर एग्जाम में पूछें तो आप लोगों ने बताना। ये प्रोड्यूस होता है एट्रियल की जब कंट्रक्शन होती है रिलैक्सेशन के बाद, ये उस टाइम प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये ओल्ड एज में सामने आता है। ठीक है। ये ओल्ड एज में कॉमन होता है। ठीक है। ओल्ड एज में ये नॉर्मल कंसिडर होता है। ये इसको हम तब नॉर्मल कह सकते हैं जब ये मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, ये 40 ईयर एज के बाद अगर मिल रहा है S4 तो ये नॉर्मल है। ठीक है। 40 ईयर्स की एज से पहले मिल रहा है तो ये एबनॉर्मल है। ठीक है। नेक्स्ट देखें जुगुलर वेनस प्रेशर। जो जुगुलर वेनस प्रेशर है इसके ऊपर भी कभी कभार एमसीक्यूज आती हैं। ठीक है। ये जुगुलर वेनस प्रेशर किस टाइम किस चीज से बढ़ता है, ये एग्जाम में आता है। तो सी वेव जुगुलर वेनस प्रेशर की वजह से अगर सी वेव बांध जाए जुगुलर जुगुलर वेन पे, तो आप लोगों ने क्या सोचना है? राइट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है। ठीक है। क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व बल्जिंग इनटू एट्रियम। जब ट्राइकस्पिड वाल्व का अट्रीशिया हो तो उसमें क्या होता है? बल्जिंग एट्रियम में बनती है, राइट एट्रियम में, तो बैक फ्लो जाता है सारा। ठीक है। तो उसमें क्या होगा? सी वेव मिलेगी आप लोगों को जुगुलर वेन पे। नेक्स्ट है ए वेव। ए वेव कैसे बनेगी? जब एट्रियल की कंट्रक्शन होगी। ठीक है। वो राइट वेंट्रिकल की कंट्रक्शन से। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? राइट एट्रियल की कंट्रक्शन से। ठीक है। और जो प्रोमिनेंट ए वेव है, वो सिंपल ए वेव थी, ये प्रोमिनेंट ए वेव है। ये कैसे मिलेगी? सीन इन ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो। ठीक है। इन तीन कंडीशंस में प्रोमिनेंट ए वेव्स मिलती है। मोस्टली ये प्रोमिनेंट ए वेव्स के बारे में पूछते हैं। ठीक है। ये ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से ये बैक फ्लो जाता है, जिसकी वजह से जुगुलर वेनस डिस्टेंशन होती है। ठीक है। वहां पे प्रोमिनेंट ए वेव बनती है। और इसके अलावा जेंट ए वेव्स किस में आती है? जेंट ए वेव्स एग्जाम में पूछे हैं अगर, तो आप लोगों ने बताना है सीन इन एट्रोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। ठीक है। एट्रोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन हो या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो, ये जेंट ए वेव बनती है। ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है। पूछते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है तो उसमें कौन सी जुगुलर वेन पे वेव बनेगी, तो आप लोगों ने जेंट ए वेव। ठीक है। ये याद रखना, ये एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ एग्जाम के लिए।
बैरोरिसेप्टर, जो बैरोरिसेप्टर होता है आप लोगों का, इसका क्या काम होता है, ये आप लोगों के लो बीपी को डिटेक्ट करता है। इसकी जो लोकेशन होती है ये एयोर्टिक साइनस और एयोर्टिक आर्च पे होता है, ठीक है। इससे जो रिस्पांस जाता है वो 9th क्रेनियल नर्व से जाता है, और जो रिस्पांस वापस आता है वो वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व के जरिए आता है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्ड मैक्सिमली टू इंक्रीज बीपी, ठीक है। इसका जो काम है ये बीपी का इंक्रीज करवाना, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। मोस्ट रैपिड रिस्पांस व्हेन डिक्रीज बीपी, जब भी ब्लड प्रेशर आप लोगों का डिक्रीज होता है, कैरोटिड साइनस पे जो इस बैरोरिसेप्टर होते हैं ये इसको डिटेक्ट करते हैं, ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नीचे देखिए कुशिंग रिफ्लक्स, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। कुशिंग रिफ्लक्स एग्जाम में आता है, इसको याद रखना है। रिस्पॉन्स इन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये तब रिस्पॉन्स करता है जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन के फ्लास्क के अंदर पूछते हैं, समटाइम एमसीक्यूज दे देते हैं, पूछते हैं कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, 3 ये देते हैं और चौथा और देते हैं कि कौन सा नहीं होता इसमें। तो आप लोगों ने ये तीनों याद रखने, हाइपरटेंशन होती है, ब्रेडिकार्डिया होता है, इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है, ये एक ट्रेड बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिफ्लक्स का ट्रेड है, और ये कब रिस्पॉन्स करता है, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखें, मेंटेन ड्यूरिंग शॉक, कौन सी ऐसी चीजें जो शॉक के दौरान प्रिवेंट कर सकती है बॉडी को शॉक से, तो वो बैरोरिसेप्टर होता है, ठीक है। क्योंकि शॉक में आप लोगों को पता है जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। हाइपोपरफ्यूजन होती है वाइटल ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। तो ये बैरोरिसेप्टर इस चीज को प्रिवेंट करता है, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। मेंटेन ब्लड प्रेशर एज ए होल, कौन सी ऐसी चीजें जो ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकती है, वो रास बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या करवाता है, आप लोगों के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करवाता है, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बीपी कंट्रोल किसके पास है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर पूछें एग्जाम में तो आप लोगों ने बताना है बैरोरिसेप्टर, और अगर पूछें कि लॉन्ग टर्म के लिए वो होता है रास, ठीक है। ये भी याद रखना है। इसके अलावा सॉ टूथ अपीयरेंस, सॉ टूथ अपीयरेंस एग्जाम में काफी बार आया, पिछले एनआर में भी आया हुआ था। सॉ टूथ अपीयरेंस जो होती है रैपिड एट्रियल कंट्रक्शन होती है, ठीक है। और ये इरेगुलर नहीं होती, इरेगुलर और नॉर्मल की तरफ ही होती है, ठीक है। जब इसकी आप लोग ऐसी जो देखोगे बेढंगी ईसीजी होगी, ठीक है, कोई पता नहीं चल रहा होगा कि ये इसमें टैकीकार्डिया है, क्या मसला है, ठीक है। तो आप लोगों ने बस यही याद रखना है, इसमें क्या है, एट्रियल फ्लटर, ठीक है। सॉ टूथ अपीयरेंस एंड एट्रियल फ्लटर, बस इतनी काफी, एग्जाम में बस यही एमसीक्यूज आती है, ठीक है। और इसके अलावा नीचे देखें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी एक दो एमसीक्यूज बनती हैं, पिछले एनआरई में एक एमसीक्यूज आई हुई थी यहाँ से। तो देखें एट्रिया और वेंट्रिकल्स में रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो होती है, नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो होती है कितना होती है, माइनस 90 मिली वोल्ट होती है, माइनस 90 मिली वोल्ट होती है, ठीक है। ये 900 नहीं है, 90 मिली वोल्ट है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, 90 मिली वोल्ट है, ठीक है। इसको याद रखना है। और इसके अलावा फेज देखें, इसके इसके 5 फेज हैं। पहला फेज 0 है, उसके बाद फेज 1 है, उसके बाद फेज 2, फेज 3, फेज 4। जो फेज 0 है यहाँ पे क्या होता है, अप स्ट्रोक ड्यू टू इनवर्ड सोडियम करंट। फेज 0 पे सबसे पहले क्या काम होता है, इनवर्ड सोडियम, एग्जाम में आता है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज होती है जिसका इन्फ्लक्स होता है, वो होती है सोडियम, ठीक है। ये सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। ये याद रखना फेज 0 पे होता है। इसके बाद फेज 1 इनिशियल रिपोलराइजेशन ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स, ठीक है। ये इनिशियल रिपोलराइज करवा रहा होता है, और कैसे होता है, पोटेशियम का जब इफ्लक्स होता है, लो सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। ये सोडियम क्या करवा जनरेट करवा होता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। जो फेज 2 होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, इसको प्लेटो फेज भी कहते हैं, फेज 2 को प्लेटो फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, कैल्शियम का इनवर्ड होता है, ठीक है, और पोटाशियम के फ्लक्स होता है, ठीक है। ये याद, कैल्शियम इनफ्लक्स और पोटाशियम इफ्लक्स, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज पूछते हैं, ठीक है। उस दिन मैंने भी एमसीक्यूज दी हुई, ठीक है। प्लेटो फेज में क्या होता है, कैल्शियम का इनफ्लक्स और पोटाशियम का इफ्लक्स होता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखें फेज 3, फेज 3 में क्या होता है, रिपोलराइजेशन ड्यू टू पोटाशियम इफ्लक्स एंड लो कैल्शियम इनफ्लक्स। ये फेज 3 है, पोटाशियम का इन्फ्लक्स हो रहा है और लो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। ये फेज 3 होता है। इसके अलावा जो फेज 4 है, इसमें क्या होता है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल
क्या हो जाता है, ठीक है, ये टोटली क्या हो जाता है, डिपोलराइज हुआ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनवर्ड आउटवर्ड जो करंट होता है वो इक्वल हो जाता है, इनवर्ड आउटवर्ड जो करंट होता है वो इक्वल हो जाता है। और इसमें कैसे इक्वल होता है ये, जब सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज ओपन होता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज ओपन होगा, कैल्शियम और सोडियम इक्वल हो जाती है बाहर और अंदर, ठीक है। पोटेशियम का फ्लक्स हो रहा होता है, लेकिन ये एक ऐसा टाइम आता है जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है और दोनों साइड पे ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और उसके बाद एसए नोड, एसए नोड की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर कोई पूछे तो समटाइम ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू है कितना है, -60 से लेकर -70 है, ठीक है, मिलीवोल्ट, ये याद रखना है। फेज 0, फेज 3 और फेज 4, इसमें 3 फेज हैं। फेज 0 जो है अप स्ट्रोक ड्यू टू इनवर्ड कैल्शियम करंट, इसमें क्या होता है, कैल्शियम का करंट इनवर्ड होता है और सेम इन एवी नोड, ठीक है, सेम एसए नोड एवी नोड दोनों में एक की तरह होता है ये। और रिपोलराइजेशन ड्यू टू पोटेशियम के फ्लक्स, और फेज 3 क्या होता है, रिपोलराइज होता है, पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ होता है। और इसके अलावा फेज 4 में क्या होता है, इनवर्ड आउटवर्ड पोटेशियम करंट इक्वल, इसमें इनवर्ड आउटवर्ड पोटेशियम जो करंट होता है इक्वल हो जाता है, इसमें क्या हो जाती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की मेडिसन, ठीक है, मेडिसन में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है। देखें फर्स्ट, रिमेटिक फीवर, रिमेटिक फीवर में क्या होता है, सबसे पहले काज देखें, पोस्ट इन्फेक्टिव 1 to 3 वीक आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं उसके 1 to 3 वीक के बाद पेशेंट कैसे आता है रिमेटिक फीवर की शिकायत लेगा, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो करवा सकता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस रिमेटिक फीवर करवाता है, ठीक है, ये पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन है। इसमें क्या होता है, ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज बनते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ होते हैं, तो इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, रोमैटिक फीवर, उसमें क्या होता है, ये जो हार्ट के वाल्व होता है उन पर अटैक होता है। और कॉमन वाल्व जो इन्वॉल्व होता है, मेट्रल वाल्व मोस्ट कॉमन, ठीक है, ऑफन काज लीड मेट्रल रिगर्जिटेशन करवाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा जो हार्ट वाल्व होता है रोमैटिक फीवर में इन्वॉल्व होता है, मेट्रल वाल्व, ठीक है, ये एमसीक्यूज है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, पॉजिटिव एएसओ टाइटर, पॉजिटिव एएसओ टाइटर का एंटी स्ट्रेप्टोकोकल ओ एंटीजन जो टाइटर होता है वो पॉजिटिव होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ, ठीक है। और इसके अलावा थ्रोट कल्चर भी लेते हैं या तो हम ईसीजी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको डायग्नोज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जोन्स क्राइटेरिया, पिछले एनआरई में ये पूछा हुआ था रोमैटिक फीवर में कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, वहां पे 3-4 और ऑप्शन थे, वहां पे पूछा हुआ था जोन्स क्राइटेरिया, ठीक है, इसको याद रखना इसका नेम। और इसमें कुछ मेजर क्राइटेरिया होता है, कुछ माइनर क्राइटेरिया होता है, जिसकी बिना पर हम डायग्नोज बनाते हैं, ठीक है। अगर मेजर क्राइटेरिया के बारे में पूछे तो आप लोग बताना है, इसमें क्या होता है, जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आर्थराइटिस होता है, कार्डेटिस होता है, ठीक है, इसमें इंडोकार्डेटिस, पेरिकार्डेटिस ये वो हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नोड्यूल्स, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बने होते हैं, इसका एरिथीमा मार्जिनेटम होता है, एरिथीमा मार्जिनेटम ये भी रेज्ड लीजन बने होते हैं, ठीक है, स्किन पे। और इसके अलावा हो सकता है कोरिया हो, ठीक है, कोरिया कहते हैं डांसिंग गर्ल्स, ठीक है, अब नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द बॉडी होती है। और इसमें जो जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं वो जो आर्थराइटिस करवा दो, ये मिग्रेटरी आर्थराइटिस होता है, कभी किस जॉइंट पे कभी किस जॉइंट पे, ठीक है, ये याद रखना है। और आगे देखें जो माइनर क्राइटेरिया, इसको हम कैसे देखेंगे, इसमें फीवर, आर्थ्रेल्जिया होता है, एलिवेटेड ईएसआर सीआरपी, ईएसआर इथ्रोसेडिमेंटेशन रेट होता है, सीआरपी होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ये इन्फ्लामेशन में रेज्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड पीयर इंटरवल, जो पीयर इंटरवल होता है यहाँ पे प्रोलॉन्ग हुआ होता है। इसको डायग्नोज कैसे करोगे आप लोग, ये याद रखना है आप लोगों ने, देख अगर डायग्नोज करना तो माइनर मेजर क्राइटेरिया को आप लोगों ने याद में रखना है। तो इसमें 2 मेजर और 1 मेजर और 2 माइनर, ठीक है, +2 माइनर करना है, यहाँ से 2 मेजर आ जाए या 1 मेजर आ जाए, +2 माइनर होना चाहिए, अगर ये भी नहीं फिर ऑल माइनर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम डायग्नोज कर रोमैटिक फीवर, प्लस क्या करना है आप लोगों ने, एएसओ टाइटर, ठीक है, एएसओ टाइटर भी आप लोगों के पास पॉजिटिव होना चाहिए। और इसकी ट्रीटमेंट एग्जाम में आती है, बहुत बार है ये एमसीक्यूज, तो इसकी जो ड्रग है वो बेंजाइल पेनिसिलिन है, ठीक है, रोमैटिक फीवर की जो ट्रीटमेंट है बेंजाइल पेनिसिलिन है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, इसकी 2 टाइप होती हैं, एक सब एक्यूट होती है
और एक एक्यूट होती है, ठीक है। दोनों आप लोगों ने याद रखना, दोनों एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काज देखें, सब एक्यूट का ये क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस क्या करवाता है, सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाता है, अटैक ऑन डैमेज वाल्व, ठीक है। ये डैमेज वाल्व पे अटैक करता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, या तो सब एक्यूट का काज पूछते हैं, या तो आप लोगों से पूछेंगे किस वाल्व पे अटैक करता है, ये डैमेज वाल्व पे ऑलरेडी मेटल रिगर्जिटेशन, मेटल स्टेनोसिस, ठीक है, योटिक रिगर्जिटेशन वगैरह ये हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्यूट होता है, एक्यूट का काज अगर पूछे तो आप लोगों ने बताना है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक्यूट करवाता है और ये अटैक करता है नॉर्मल वाल्व पे या आईवी ड्रग अब्यूजर, ठीक है। आईवी ड्रग अब्यूजर के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस कॉमनली अटैक करता है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है। और ये नॉर्मल वाल्व पे अटैक करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व पे अगर हैं कोई तो वो भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। किस वजह से हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस का अटैक होता है, ठीक है। प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व अगर लगे हुए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस का अटैक होता है, जिसके बाद पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है। ये भी पूछते हैं। इसके अलावा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा अगर पेशेंट को उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए तो वो पूछते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म ये करवा सकते हैं, तो आप लोगों ने बताना है स्ट्रेप्टोकोकस बोवेस, ठीक है। ये फेमस है। स्ट्रेप्टोकोकस बोवेस जो है ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाता है, ठीक है। इसके अलावा अभी न्यू एडिशन में एक और चीज भी आई है, स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलेटिकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलेटिकस भी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में सामने आता है, ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाता है। नेक्स्ट इसका हॉल मार्क देखें, आप लोगों ने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का केस कैसे पहचाने का, अगर एमसीक्यूज आ भी जाए तो पेशेंट में फीवर प्लस न्यू मरमर, सब कुछ भूल जाओ, अगर केस आए तो आप लोगों ने फीवर न्यू मरमर देखे तो आप लोगों ने आंखें बंद कर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस लगाना है। और इसके अलावा इसमें जो लीजन होते हैं, जानवे लीजन बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पाम पे होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये पाम पे आप लोगों को जानवे लीजन मिलते हैं, रेज लीजन होते हैं। ओसलर नोड्स मिलते हैं, ये आप लोगों के फिंगर्स पे होते हैं नोड्स। और इसके रोथ स्पॉट होते हैं, या आप लोगों के रेटिना पे, ठीक है, स्पॉट बने होते हैं, इसको रोथ स्पॉट कहते हैं। इसके अलावा एक होता है रोज स्पॉट, रोज जो स्पॉट होता है, ठीक है, ये रोज स्पॉट होता है टाइफाइड फीवर में, ठीक है। ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है। रोज स्पॉट का पूछे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, अगर रोज स्पॉट का पूछे तो आप लोगों ने टाइफाइड फीवर बताना है। नेक्स्ट देखें, कॉमन वाल्व इन्वॉल्व्ड, कौन से कॉमन वाल्व जो होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पे भी मेट्रल वाल्व, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी मेट्रल वाल्व और यहाँ भी मेट्रल वाल्व। अगर पेशेंट आईवी ड्रग अब्यूजर है, आईवी ड्रग अब्यूजर के अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व कॉमनली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। आईवी ड्रग अब्यूजर है और उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉमन था, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और कौन सा वाल्व इन्वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये एग्जाम में आता है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन देखें, बेस्ट चॉइस इज ब्लड कल्चर, ठीक है। एग्जाम में बार बार एमसीक्यूज रिपीट हो रही होती है ये कि इन्फेक्टिव कार्डाइटिस को हम कैसे डायग्नोज करेंगे, तो उसके लिए बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो ब्लड कल्चर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम पे हम क्या देखते हैं, वेजिटेशंस, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम पे हमें वेजिटेशन मिलते हैं, जो के फीचर होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। और न्यूमेटिक फीवर में क्या होते हैं, एश ऑफ बॉडीज, ठीक है। ये दोनों याद रखना, एश ऑफ बॉडीज क्या होता है, उसमें एश ऑफ सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह और मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये सारे इन्फिल्ट्रेट होते हैं, उसमें एश ऑफ बॉडीज होती है न्यूमेटिक फीवर में। और वेजिटेशन जो बनी होती है, ये मैस लगा होता है किस में, वाल्व के साथ, इसको वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स वगैरह इन्फिल्ट्रेट हुए होते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखें, मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया, अगर हमने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को डायग्नोज करना है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया इस्तेमाल करवाना है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पॉजिटिव ब्लड कल्चर, मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया। सबसे पहले देखिए मेजर क्राइटेरिया पॉजिटिव ब्लड कल्चर, इकोकार्डियोग्राम पे हमें वेजिटेशन मिलेंगी, ठीक है। और जो माइनर क्राइटेरिया प्री डिस्पोजिंग हार्ट कंडीशन, ठीक है, कोई ना कि ऐसी कंडीशन जो पहले से चल रही होगी, उसके अलावा फीवर होगा, वेस्क्यूलर और इम्बोलिक फिनोमेना होगा, ठीक है। छोटे छोटे थ्रोम्बई होंगे और मुख्तलिफ जगह पर ये स्कीमा करवा रहे होंगे। और इसकी ट्रीटमेंट आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया बस आप लोगों ने इसका नेम याद रखना है, ठीक है। ज़्यादातर आगे पूछता नहीं है डायग्नोज का, बस इसका आप लोगों को नेम आना चाहिए। इसमें क्या है, ड्यूक क्राइटेरिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में और न्यूमेटिक फीवर में जोन्स क्राइटेरिया था, ठीक है। ट्रीटमेंट देखें,
IV एंटीबायोटिक्स देंगे, इंजेक्शन बेंजाइल पेनिसिलिन और इंजेक्शन जेंटामाइसिन। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती हैं। ठीक है, इंजेक्शन बेंजाइल पेनिसिलिन रोमैटिक फीवर में भी ड्रग ऑफ चॉइस है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी, लेकिन यहाँ पे एक चीज की एडिशन है जिसमें जेंटामाइसिन है। ठीक है, इफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस, अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो तो उसकी ड्रग जो फ्लूक्लेक्सासिलिन, ये भी एग्जाम में आता है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस की तो आप लोगों ने ये बताना है। ठीक है, और इसके अलावा एटिपिकल बैक्टीरिया कोक्सिला बोर्नेटी, कोक्सिला बोर्नेटी भी क्या काज करवा सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो उसमें जो ड्रग्स देते हैं वो डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज कभी कभार आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, सबसे पहले काज देखें एडियोपैथिक हो सकता है। ठीक है, जो मायोकार्डियम होता है वो डिलेट हुआ होता है। इसके अलावा एक काज है कोक्सासाइकीवायरस। ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल, ड्रग्स हो सकती हैं कोई, कोकेन, डोक्सोरोबैसिन। ठीक है, डोक्सोरोबैसिन ये एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं केमोथेरेपी में। तो डोक्सोरोबैसिन डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी करवाती है और उसके अलावा ये हार्ट फेलियर भी करवाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट है, ये याद रखना है। इसके अलावा जेनेटिक काज हो सकता है, कोई प्रेगनेंसी वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, इस वजह से भी डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। और इसके अलावा हॉलमार्क देखें एक्सेंट्रिक हेपाट्रॉफी, ये एग्जाम में एमसीक्यू। एक्सेंट्रिक हेपाट्रॉफी क्या है, एक्सेंट्रिक हेपाट्रॉफी और इसके साथ कंसेंट्रिक हेपाट्रॉफी क्या होती है। ठीक है, जो एक्सेंट्रिक हेपाट्रॉफी होती है जो मायोकार्डियम के बाहर की तरफ बढ़ती है हेपाट्रॉफी, और जो कंसेंट्रिक हेपाट्रॉफी होती है मायोकार्डियम के अंदर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ये याद रखना दोनों। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन होती है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है इसमें, और हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछते हैं कि इसमें होता क्या है, डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन होती है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। ठीक है, कंट्रक्शन में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। ठीक, हार्ट सही तरह से कंट्रैक्ट ही नहीं करता। ठीक है, इसमें हार्ट फेलियर होता है। और इकोकार्डियम जब इकोकार्डियोग्राम करेंगे तो पेशेंट को क्या मिलेगा, हमें वहां पे पेशेंट में डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल मिलेगी। ठीक है, डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल मिलेगी। और चेस्ट एक्सरे करवाते हमें कार्डियोमेगाली मिलेगी, बलून शेप्ड हार्ट मिलता है। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो बलून शेप्ड हार्ट किस में आता है तो आप लोगों ने बताना है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स में क्या मिलता है डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। ठीक है, डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो इसमें क्या होता है S3 गैलेप रिदम मिलते हैं। ठीक है, S3 गैलेप रिदम। और इसके अलावा ट्रीटमेंट में क्या मिलना है, फर्स्ट लाइन हम क्या देंगे, एस इनहिबिटर देते हैं बीटा ब्लॉकर, डाययूरेटिक्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट वगैरह। ठीक है, अगर सीवियर कंडीशन है तो इसमें ICD देते हैं जिसको हम इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर कहते हैं। ठीक है, डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल करेंगे अगर सीवियर कंडीशन है, या तो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ये था सारा किसके बारे में, डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, इतनी इसकी ट्रीटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सारी ड्रग्स हैं, सारे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो ऊपर वाली मैंने फंडिंग बताई है वो आप लोगों ने याद रखनी है। और इसके अलावा हेपोट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हेपोट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी को हम क्या कहते हैं, सडन कार्डियक डेथ हो जाए तो। ठीक है, एक बच्चा जो खेलता खेलता गिरे और उसकी डेथ हो जाए तो वो क्या है, हेपेट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसको हुक्म भी बोलते हैं, हुक्म। ठीक है, ये हुक्म था कि बच्चे की खेलते खेलते डेथ हो गई। काज देखिए जेनेटिक हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट हो किस चीज का, बीटा म्योसिन हैवी चेन का। बीटा म्योसिन हैवी चेन जो होते हैं ये आप लोगों के मायोकार्डियम में चेन होती है, अगर उसकी जो म्यूटेशन हो जाए, ये प्रोटीन्स होते हैं म्योसिन प्रोटीन, अगर उसमें कोई म्यूटेशन आ जाए तो पेशेंट में क्या हो सकता है, हेपेट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। तो हॉलमार्क देखिए सिमेट्रिकल वेंट्रिकुलर हेपेट्रॉफी मिलेगी। और इसके अलावा टिपिकली द सेप्टम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक। ठीक है, लेफ्ट आउटफ्लो वेंट्रिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी पेशेंट को। कंसेंट्रिक हेपेट्रॉफी, इसमें क्या हेपेट्रॉफी मिलती है, कंसेंट्रिक अंदर की तरफ, और लीड टू सडन डेथ इन यंग एथलीट्स। ठीक है, यंग एथलीट्स, बच्चा खेल रहा था गिरा है और उसकी डेथ होगी। ठीक है, ये सडन डेथ करवाता है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन देखें, इकोकार्डियोग्राम कराते हैं। इकोकार्डियोग्राम पे हमें क्या मिलता है, बनाना शेप राफ्ट, क्योंकि जो हेपेट्रॉफी वो एक कंसेंट्रिक होती है, अंदर की तरफ बढ़ रही है, अंदर की तरफ जो वेंट्रिकल है उसका सही छोटा हो रहा है। ठीक है, इतनी छोटा हो जाता है जो ऐसे शेप लगती है जैसे बनाना शेप हो। ठीक है, ये याद रखना है। और इसके अलावा फाइंडिंग्स में क्या आता है, S4 गैलप।
जो डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी उसमें S3 गैलप था और इसमें क्या S4 गैलप रिदम, ठीक है। ये एबनॉर्मल S4 हार्ट साउंड आ रहा होता है, ये याद रखना है। ड्यू टू स्टिफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल इतने स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रैपिड फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसके लिए सिनकपी होती है पेशेंट को और चेस्ट पेन होता है। और इसके अलावा हमने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने होते हैं, ठीक है, ये वेजोडिलेटर होते हैं। असल में इसमें होता क्या है, इसमें पेशेंट को आउटफ्लो वेंट्रिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन होती है और डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है इसमें। और इसके अलावा एक विरापामिल ड्रग देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसमें होता ये है कि ये ओनली वन ड्रग है जो कि हार्ट पे एक्ट करती है, ठीक है। इसके जो रिसेप्टर होते हैं ओनली हार्ट पे होते हैं और इसका जो इफेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक सिस्टम का इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसके साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। विरापामिल के अगर साइड इफेक्ट पूछे तो आप लोगों ने बताना है, ये हाइपोटेंशन करवाती है, ब्रेडिकार्डिया करवाती है, कॉन्स्टिपेशन और जेंजिवल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ये नेम आप लोगों ने याद रखने हैं सारे। और इसके बाद देखें डायूरेटिक्स बिकॉज डिक्रीज प्रीलोड, ठीक है, डायूरेटिक्स भी देते हैं क्योंकि ये प्रीलोड को डिक्रीज करवाते हैं। और नेक्स्ट देखें लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। तो इसका काजेज देखें, कोरोनरी आर्टरी को डिजीज हो, हाइपरटेंशन हो, वल्वुलर हार्ट डिजीज हो, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, कार्डियोपैथीज हो, अरिथमियाज वगैरह हो, ठीक है। एमआई के बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेथ होती है अरिथमिया, ठीक है। ये इनिशियल कॉम्प्लिकेशन होता है एमआई का, ठीक है, अरिथमिया। ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। और इसके नीचे देखें हॉलमार्क, डिस्निया, शॉर्ट ब्रेथ। ऑर्थोपनिया क्या होता है, अनलेइंग शॉर्ट ब्रेथ, जब पेशेंट लेटता है तो उसको शॉर्ट ब्रेथ हो जाती है, डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट लेटा हुआ है तो जो वेनस टर्न होता है वो इंक्रीज हो जाता है, पीछे बैक फ्लो हो जाता है आप लोगों के लंग्स की तरफ, जिसकी वजह से डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में, ठीक है। वहां पे एडिमा स्टार्ट हो जाता है। ये इसका हाल मार्क है, लेफ्ट हार्ट फेलियर का हाल मार्क है ऑर्थोपनिया, ये याद रखना है। अगर केस में दिया हुआ है ऑर्थोपनिया तो लेफ्ट हार्ट फेलियर सोचना है। इसके अलावा प्रोक्सिजमल नक्चुनल डिस्निया, प्रोक्सिजमल नक्चुनल डिस्निया इसलिए मेरा पेशेंट रात को ही सोता है, लेटा हुआ होता है, तो इस वजह से डिस्निया मिलता है। फैटिग पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा इसलिए मेरा क्योंकि सारा का सारा बैक फ्लो जा रहा होता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर आगे कार्डियक आउटपुट जा ही नहीं रहा, जिसकी वजह से सारा का सारा पुलिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। तो इसमें और क्या मिलता है, S3 हार्ट साउंड मिलता है, S3 हार्ट साउंड, ठीक है। कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में S3 हार्ट साउंड आ रहा होता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेस्ट देखें, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, ये याद रखना है। ट्रीटमेंट एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर और डाययूरेटिक्स वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे देखें एग्जाम में इसके बारे में एमसीक्यूज पूछते हैं, तो आप लोगों को बताना है कोआर्क्टेशन ऑफ योटा क्या होता है। कोआर्क्टेशन ऑफ योटा इज क्या होता है, वीक डिस्टल जो पल्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, जो अपर लिम्स की पल्सेस होती हैं वो हाइपरटेंसिव होती हैं। और कोआर्क्टेशन ऑफ योटा देखें, सबसे पहले इसके काज देखें, इसमें क्या होता है, कॉन्जेनिटल नर्विंग ऑफ द योटा, ठीक है। ये पोस्ट डक्टल भी होता है, प्री डक्टल भी होता है, क्योंकि पेटिडक्टस जो अट्रेसस होता है उससे पहले भी ये हो सकता है नैरो, उसके बाद भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों इसकी टाइप्स हैं। कॉन्जेनिटल नर्विंग ऑफ द aorta often associated with टनर सिंड्रोम, ठीक है। ये पूछे टनर सिंड्रोम में कौन सा डिफेक्ट आ सकता है, कार्डियक डिफेक्ट, कोआर्क्टेशन ऑफ aorta, ठीक है। या ये इस तरह पूछते हैं, हाँ, कोआर्क्टेशन ऑफ aorta किस सिंड्रोम में दिखाई देता है, टनर सिंड्रोम, ठीक है। टनर सिंड्रोम के बारे में पूछते हैं कि इसमें क्या होता है, छोटी मोटी इनफिटाइल लड़की, ठीक है। इसमें ये होता है बेज होती है, वेब्ड नेक होती है, ठीक है, इनफिटाइलिटी होती है, ठीक है, स्ट्रीक ओवरीज होती है। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसका डिफेक्ट पूछते हैं, क्या होता है, 45X0 होता है इसमें, ठीक है, 45X0 समटाइम ये भी पूछ लेते हैं। और इसमें हॉलमार्क देखें, हाइपरटेंशन अपर लिम्स, अपर लिम्ब है उसकी जो पल्सेस हैं वो सही आ रही होती हैं, ठीक है, उसमें हाइपरटेंशन होती है। और वीक और एब्सेंट फिमोरल पल्सेस, ठीक है, जो फिमोरल पल्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो वीक होते हैं या एब्सेंट होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हार्ट मर्मर भी मिलते हैं। अगर यंग एज है, बच्चा है, उसमें जो रेडियो फिमोरल डिले आ रहा है तो वो कोआर्क्टेशन ऑफ योटा है। अगर ओल्ड एज में किसी पेशेंट को रेडियो फिमोरल डिले हो रहा है तो वो क्या सोचना आप लोगों ने, इयोटिक डिसेक्शन, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हैं।
नीचे देखें स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या होता है? स्टेबल एंजाइना में क्या होता है? एक्सर्शनल चेस्ट पेन होता है, रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, जब पेशेंट रेस्ट करता है या नाइट्रोग्लिसरीन इनटेक करता है तो पेशेंट का जो चेस्ट पेन होता है वो रिलीव्ड हो जाता है। इसमें नॉर्मल एट रेस्ट होती है, ईसीजी फाइंडिंग देखेंगे, पेशेंट नॉर्मल होता है रेस्ट पे। और इसमें एसटी डिप्रेशन होती है, टी वेव इन्वर्जन ड्यूरिंग स्ट्रेस, टी वेव की इन्वर्जन होती है, डाउन होती है। ठीक है, और इसमें एसटी डिप्रेशन होती है। ट्रीटमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, अक्यूट है या क्रोनिक ये देखना है पहले। अगर अक्यूट है तो आप लोगों ने सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देना है। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। और क्रोनिक है तो बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट्स, एस्प्रिन या स्टेटिन वगैरह। ठीक है, स्टेटिन में टोरवास्टैटिन, सिमोस्टैटिन, रोसोस्टैटिन वगैरह देते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, और इसके बाद अनस्टेबल एंजाइना देखें। जो अनस्टेबल एंजाइना है इसमें क्या होता है, हालमार्क देखें, चेस्ट पेन एट रेस्ट, वर्सेनिंग फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। जो अनस्टेबल एंजाइना होता है ये अनस्टेबल एथीरोमा से होता है, जो स्टेबल एंजाइना था वो स्टेबल एथीरोमा से होता है। और अनस्टेबल एंजाइना में जो पेशेंट का पेन हो तो रेस्ट से भी रिलीव नहीं होता, ना ही नाइट्रोग्लिसरीन से। ठीक है, ये सीवियर चेस्ट पेन होता है एमआई की तरह। इसमें फंडिंग एसटी डिप्रेशन होता है, टी वेव इन्वर्जन। ठीक है, नो एसटी एलिवेशन होती है। ठीक है, इसमें एसटी एलिवेशन नहीं होती, वो एमआई में होती है। ठीक है, ये याद रहे, इसमें एसटी डिप्रेशन था और अनस्टेबल या स्टेबल दोनों में। ठीक है, और इसमें देखें ट्रीटमेंट इमीडिएट हमने क्या देना, एसीएस प्रोटोकॉल सेम एज एमआई की तरह हमने इसको मैनेज करना होता है। मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स और एस्प्रिन देनी है। और एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी दे सकते हैं, उसमें स्ट्रिप्टोकिनेज, यूरोकिनेज, अल्टीप्लियाज वगैरह। ठीक है, वो तब इफेक्टिव होते हैं जब 4.5 आवर का टाइम गुजरा हो। इससे ज्यादा अगर टाइम गुजर जाए तब ये कोई इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा हेपरिन, क्लोपिडोग्रेल वगैरह हम दे सकते हैं। नेक्स्ट देखें वेजोस्पेस्टिक या प्रिंजमेटल और वेरिएंट एंजाइना। इसको प्रिंजमेटल वेरिएंट एंजाइना या वेजोस्पेस्टिक एंजाइना भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोरोनरी आर्टरी की स्पैज्म हो जाती है। क्यों होती है? जब कोई स्ट्रेस या एंजाइटी होती है। ठीक है, स्ट्रेस एंजाइटी में कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म होता है तो उसमें सीवियर चेस्ट पेन होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। इसमें ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन ऑन ईसीजी, ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन ईसीजी में मिलती है, इसलिए मिलती है क्योंकि इसमें पेशेंट में कोरोनरी स्पैज्म में एमआई की तरह ही प्रेजेंट कर रहा है तो इसमें एसटी एलिवेशन हो जाती है और होती ट्रांजिएंट है। विद इन 24 आवर ये क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। और इसका काज क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर, वो होता है टोबैको स्मोकिंग। ठीक है, ये याद रखना है। इसके ट्रीटमेंट में हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रेट्स वगैरह देने होते हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और जो इनकी डिटेल है नाइट्रेट्स के, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एसन बेटर, एआरबीएस, ये सारे हम करेंगे आगे। ठीक है, फार्मा में अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोगों को जो मेडिसिन की मेन पॉइंट है वो भी भूल जाएंगे, वो आगे हम सारे करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अभी यही करना है, जब हम सारा कोर्स कवर कर लेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें आती होंगी। नीचे देखिए माइकोर्डियल इंफॉक्शन, एमआई, ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है। हर एग्जाम में यहाँ से 2-3 एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, एमआई के ऊपर पिछले एनआरई में इसके ऊपर 3 एमसीक्यूज थी। ठीक है, आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो देखें एमआई काज इसका देखें, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, फैट स्ट्रीक। एग्जाम में पूछते हैं फैट स्ट्रीक किस में आती है, एथेरोस्क्लेरोसिस में आती है। और इसके अलावा प्लेक होता है, या तो कोई रप्चर थ्रोम्बस हो सकता है। ठीक है, प्लेक अगर कोई रप्चर हो गया या थ्रोम्बोसिस वगैरह है या एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सारे एमआई करवा सकते हैं क्योंकि एमआई में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में स्कीम हो जाता है। ठीक है, फिर हेपोपरफ्यूजन हो जाती है हार्ट की तरफ। और इसका जो हाल मार्क है, क्रशिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म एंड जॉ। कोई पेशेंट है, चेस्ट पेन है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो और लेफ्ट से चेस्ट पेन हो। ठीक है, ये एमआई का पेन होता है। एपिगैस्ट्रिक पेन को भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो चेस्ट जो एमआई का पेन होता है एपिगैस्ट्रिक में भी प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, हमसे एक पेशेंट का मिस डायग्नोज हुआ था ऐसे। ठीक है, हमने एपिगैस्ट्रिक पेन उसको कंसिडर किया था लेकिन हालांकि उसको एमआई था। नीचे देखें ईसीजी फाइंडिंग, एसटी एलिवेशन एमए हो सकता है या नॉन एसटी एलिवेशन एमए हो सकता है। एसटी एलिवेशन एमए में क्या होता है, कन्वेक्सिटी अपवर्ड, एसटी एलिवेशन कन्वेक्सिटी अपवर्ड। एक एसटी एलिवेशन कन्वेक्सिटी अपवर्ड होता है, कन्वेक्सिटी एलिवेशन ये एमआई है। कन्वेक्सिटी जो होता है एमआई में होता है और कनकेविटी अपवर्ड हो तो वो एसटी एलिवेशन
वो आता है पेरिकार्डाइटिस में। ठीक है, ये दोनों एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो पिछले ईयर में आया होता है यही पूछी होती है। एसटी एलिवेशन कन्वेक्सिटी अपवर्ड किस में आता है? एमआई में आता है। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यू आई थी। नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में क्या होता है? इसमें एसटी डिप्रेशन होती है, एसटी वेव टी वेव की इन्वर्जन होती है और पैथोलॉजिकल क्यू वेव होती है। ठीक है, ये पैथोलॉजिकल क्यू वेव भी नॉन एसटी एलिवेशन में आती है। जब एक बार पेशेंट को एमआई हो गया, उसको हमेशा जो क्यू वेव होती है ये नॉर्मल नहीं होती, फिर ये हमेशा एबनॉर्मल रहती है। ठीक है, पैथोलॉजिकल ही रहती है। इसके बाद कार्डिक एंजाइम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कार्डिक एंजाइम के ऊपर एमसीक्यूज आती है। ठीक है, ये पूछते हैं किस टाइम पे कौन सा एंजाइम आता है। ठीक है, जो मायोग्लोबिन है विद इन 2 आवर्स ये क्या होती है? रेज्ड हो जाती है। ठीक है, मायोग्लोबिन का पूछे तो आप लोगों ने विद इन 2 आवर्स। ठीक है, इसके अलावा ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई ये दोनों कब रेज होते हैं? विद इन 3 to 4 आवर्स। ठीक है, विद इन 3 to 4 आवर। जो ट्रोपोनिन आई है, ठीक है, ट्रोप आई ये होती है स्पेसिफिक। ठीक है, जो ट्रोप टी है ये क्या होती है? ये है सेंसिटिव। ठीक है, ट्रोप आई स्पेसिफिक होती है, एग्जाम में पूछते हैं, और जो सेंसिटिव है ट्रोप टी है। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। नेक्स्ट देखिए सीकेएमबी। सीकेएमबी का पूछते हैं कब ये रेज होता है? रेज इन 4 to 6 आवर्स। ठीक है, आल्सो सीन इन रिकरेंट एमआई, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। अब किसी पेशेंट को रिकरेंट एमआई हो रहा है तो कौन सा कार्डियक एग्जाम देखेंगे? सीकेएमबी। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है और ये रेज होता है 4 to 6 आवर्स में। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा देखिए ब्लॉक्ड आर्टरीज एंड साइट्स, कौन सी ब्लॉक आर्टरी होगी और कौन सी साइट इन्वॉल्व होगी एमआई में, ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, इनको याद रखना है, आप लोगों ने अच्छे से करना है। सबसे पहले देखें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहाँ पे होती है? ये एंटीरियर साइड पे। ठीक है, ये एंटीरियर साइड पे एमआई होता है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है एंटीरियर वाल ऑफ वेंट्रिकल सप्लाई कर रही है, तो अगर वहां पे इस्कीमिया होगा तो कौन सी लीड इन्वॉल्व होंगी? V1 V2 और इसके साथ V3 V4 होती हैं। ठीक है, V1 से लेकर V4 तक ये एंटीरियर वॉल एमआई होता है और इसमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंटीरियर वॉल एमआई है, V1 to V4 मोस्ट कॉमन यही होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एमआई इसी जगह पे होता है अगर एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे। ठीक है, इसके अलावा राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी क्या करवाते हैं? इंफीरियर वॉल एमआई और इसमें जो लीड होते हैं वी लीड 2 लीड 3 AVF। ठीक है, ये इंफीरियर वॉल एमआई में लीड होती है 2 3 और AVF, और राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे ब्लॉक होती है, ये भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किस को सप्लाई के? लेफ्ट लेटरल वॉल को सप्लाई के। लेटरल वॉल एमआई अगर हो तो आप लोगों ने जो लीड देखनी होती है लीड 1 AVL V5 और V6। ठीक है, ये लेटरल वॉल एमआई करवाते हैं। इसमें जो आर्टरी इन्वॉल्व है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, ये एग्जाम में सारे पॉइंट है। नेक्स्ट देखें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सबसे पहले 6 आवर में क्या करना? विद इन 6 आवर सबसे पहले अगर कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आए तो आप लोगों ने इनिशियल ईसीजी करनी होती है। ठीक है, और स्पेसिफिक चीज के लिए अगर आप लोगों ने करना तो ट्रोपोनिन करते हैं। ठीक है, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। जो आई है वो स्पेसिफिक है, ट्रोप टी जो है सेंसिटिव है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 6 घंटे से पहले ईसीजी, 6 घंटे के बाद ट्रोप करना है। ठीक है, और इसके अलावा ट्रीटमेंट देखें। इमीडिएट क्या करना है आप लोगों ने? एसीएस प्रोटोकॉल देना है। इसको हम मोना बी भी कहते हैं, मोना बी। मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नेट्रेट्स, एस्प्रिन और बीटा ब्लॉकर देना है। ठीक है, ये एसीएस प्रोटोकॉल है पूरा। नीचे देखें एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में देखें ये क्या करवाता है? हाइपरटेंशन से हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, या हाइपोथायरायडिज्म, ये एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। इसको एफएफ भी कहते हैं और इसको हॉलीडे हार्ट भी कहते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन को हॉलीडे हार्ट भी कहते हैं क्योंकि जिस दिन हॉलीडे हो, मोस्टली सैटरडे नाइट, तो लोग क्या करते हैं? मोस्टली अल्कोहल इनटेक करते हैं। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान में इतनी नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से अल्कोहल इनटेक करने से पेशेंट का हार्ट इंक्रीज होता है, टैकी में जाता है, तो रैपिड इरेगुलर जो एट्रिया होता है उसकी कंट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एट्रियल की इरेगुलर कंट्रक्शन से क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। तो इसका हाल मार्क देखें, इरेगुलर पल्स मिलेगी। ठीक है, इसके पाल्पिटेशन होंगी।
इरेगुलर पल्स जो इसका हॉल मार्क है, ठीक है। केस में अगर दिया हो पेशेंट है उसका इरेगुलरली पल्सेस आ रही हैं तो वो क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन है। और इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने ईसीजी करनी है। ईसीजी जब आप करोगे पी वेव एब्सेंट मिलेगी, ये इसका पॉइंट है। अगर कोई किसी ईसीजी दी हुई है आप लोग देखें पी वेव एब्सेंट है तो आप लोगों ने एट्रियल फिब्रिलेशन सोचना है इसमें, और इरेगुलर क्यूआरएस होंगे, ठीक है। क्यूआरएस भी इरेगुलर होंगे। और ट्रीटमेंट में एंटीकोगुलेंट्स हेपरिन वारफरीन, रेट कंट्रोल करवाना तो बीटा बुलाकर कैल्शियम चैनल बुलाकर देने, रिथम कंट्रोल करवाना तो आप लोगों ने एमियोड्रोन देना, ठीक है। एमियोड्रोन किंग ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग है। ये देने से पहले हम लोग एलएफटीज, टीएफटीज और इसके अलावा हम पीएफटीज जरूर करते हैं, क्योंकि ये कुछ साइड इफेक्ट करवा रही होती है, तो इसलिए जब भी देते हैं ये टेस्ट जरूर करवाते हैं, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे इस ड्रग के बारे में। नेक्स्ट देखिए मेटल स्टीनोसिस। मेटल स्टीनोसिस के ऊपर भी एमसीक्यूज आती है। तो इसका मोस्ट कॉमन काज क्या है, रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस दोनों क्या करवाती हैं, मेटल स्टीनोसिस हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी मेटल वाल इन्वॉल्व हो रहा है, रूमेटिक फीवर में भी, ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें जो हाल मार्क, इसमें मरमर के ऊपर एमसीक्यूज आती है। मेड डायस्टोलिक मरमर एट एपिक्स, एपिक्स पे मेड डायस्टोलिक मरमर मिल रहा है तो वो क्या है, मेटल स्टीनोसिस। इसके लिए ओपनिंग स्नैप, एग्जाम में मोस्टली पूछना है ओपनिंग स्नैप किस में आता है। पिछले बार जो एनआर हुआ उसमें आई हुई थी एमसीक्यूज, ठीक है। ओपनिंग स्नैप के बारे में पूछा हुआ था ये किस वाल पे होता है, ठीक है। तो ये होता है मेटल स्टीनोसिस पे, ठीक है। ये मरमर आप लोगों ने याद रखना है। और इसके इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने इकोकार्डियोग्राम करनी होती है। ईसीजी जब करेंगे पी मेटेरियल मिलेगा, जो पी मेटेरियल होता है, ईसीजी देखोगे पी मेटेरियल जो आता है ये आप लोगों के मेटल स्टीनोसिस में आता है। पी पल्मोनेल होता है, जो पी पल्मोनेल होता है वो पल्मोनरी स्टीनोसिस में आता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये पी वे पे मिलते हैं आप लोगों को। और ट्रीटमेंट में डाययूरेटिक्स करेंगे, बलोन वल्वुलोप्लास्टी या सर्जरी करनी है, ठीक है। ये इसकी ट्रीटमेंट है। एयोर्टिक स्टेनोसिस देखें, एयोर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है, काज कैल्सिफिकेशन विद एजिंग, एजिंग के साथ साथ जो कैल्शियम वगैरह की होती है डिपोजिशन होती है एयोर्टिक वाल पे, तो वहां पे स्टेनोसिस स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कॉन्जेनिटल बाइकस्पिड वाल हो सकता है, एयोर्टिक वाल्व जो होता है वह कॉन्जेनिटली बाइकस्पिड हो, ठीक है। नॉर्मली ये ट्राइकस्पिड होता है, समटाइम ऐसे होता है, ये बाइकस्पिड भी होता है। और इसमें होता क्या है, हाल मार्क पे क्रेसेंडो डी क्रेसेंडो सिस्टोलिक मरमर आते हैं, इसमें क्रेसेंडो डी क्रेसेंडो सिस्टोलिक मरमर आते हैं, ठीक है। और इसमें सिनकेपी जाना वगैरह होता है। और इन्वेस्टिगेशन पे हम क्या करेंगे, इकोकार्डियोग्राम करेंगे, ठीक है। एयोर्टिक स्टेनोसिस की ट्रीटमेंट देखें, एयोर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। एयोर्टिक वाल्व की रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। और नीचे देखें एक्यूट पेरिकार्डिटिस, एक्यूट पेरिकार्डिटिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले देखें आप लोग क्या होता है इसका काज, वायरल कोक्साकी वायरस क्या करवाती है, पेरिकार्डिटिस, ठीक है। इसके अलावा मायोकार्डिटिस भी करवाती है, ठीक है। कोक्साकी वायरस एक्यूट पेरिकार्डिटिस भी करवा सकते हैं और मायोकार्डिटिस भी, ठीक है। मोस्टली जो एमसीक्यूज पूछते हैं मायोकार्डिटिस के बारे में पूछते हैं कि ये कौन सी वायरस से होता है, कोक्साकी वायरस से, ठीक है। और नेक्स्ट देखें ऑटोइम्यून काज हो सकते हैं, ठीक है, एसएलई वगैरह। और पोस्ट एमआई को क्या कहते हैं, पोस्ट एमआई अगर किसी पेशेंट को पेरिकार्डिटिस हो रहा है तो उसको हम ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आने वाली है, पूछते हैं कि ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है, पोस्ट एमआई पेरिकार्डिटिस को हम ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। और इसके अलावा प्लूरेटिक चेस्ट पेन पेशेंट में मिलेगा, ये याद रखना है। इसमें एक हाल मार्क बताऊंगा वो आप लोगों ने कभी नहीं बोलना, प्लूरेटिक चेस्ट पेन रिलीव्ड बाय सिटिंग फॉरवर्ड, ठीक है। जब पेशेंट फॉरवर्ड बैठता है तो वो ठीक हो जाता है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होता है, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब विद फीवर, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब मिल रही है प्लस फीवर है तो क्या सोचना आप लोगों ने, एक्यूट पेरिकार्डिटिस। चेस्ट पेन फीवर ये एक्यूट पेरिकार्डिटिस होता है, फीवर प्लस न्यू मरमर वो था इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, ठीक है। और इसमें पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब होती है। इन्वेस्टिगेशन पे क्या मिलता है, ईसीजी करोगे, कनकेविटी ऑफ वर्ड एसटी एलिवेशन, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। पेरिकार्डिटिस में एसटी एलिवेशन है, एमए में भी एसटी एलिवेशन, फर्क कितना है, उसमें कन्वेक्सिटी अपवर्ड थी, इसमें क्या है कनकेविटी अपवर्ड है, ठीक है। ये इसका याद रखेंगे, आपस में दोनों मिक्स हो जाते हैं। इको देखें, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। इको पे हमें क्या मिल, पेरिकार्डियल इफ्यूजन मिल सकता है। इसमें ट्रीटमेंट जो देते हैं हम एंसर से देते हैं, कोल्चिसिन वगैरह देते हैं, ठीक है। पेशेंट को कंजर्वेटिव ही ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट देखें कार्डिक टेम्पोनेट,
ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं इसके ऊपर। जो पिछले एनरी में था, यहाँ इसके ट्रेड पूछा हुआ था, ठीक है, इसको बेक्स ट्रेड कहते हैं। और सबसे पहले इसका काज देखें, कार्डिक टेम्पोनेट का ट्रामा, मैलिग्नेंसी, यूरेमिया वगैरह हो सकता है। इससे क्या होता है, कार्डिक टेम्पोनेट, ठीक है, जो पेरिकार्डियम होता है उसके अंदर सारा का सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ होता है। और इसमें बेक्स ट्रेड आप लोगों ने याद रखना है, पेशेंट में क्या होता है, हाइपोटेंशन, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड, ये तीन चीजें अगर मिले तो उसको हम क्या कहते हैं, बेक्स ट्रेड, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखें, इन्वेस्टिगेशन इकोकार्डियोग्राम पे हमें क्या मिलेगा, फ्यूजन मिलेगी। ईसीजी जब करोगे लो वोल्टेज क्यूरस कम्प्लेक्स, ठीक है, ये किसकी ईसीजी है, ये ईसीजी है किसकी, कार्डिक टेम्पोनेट की, लो वोल्टेज ईसीजी सीन एंड कार्डिक टेम्पोनेट, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट देखें ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो करते हैं किस लेवल पे करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। नीडल इंसर्शन एट द लेफ्ट फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ या सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम करते हैं जस्ट लेटरल टू स्टर्नम, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने क्या करना है, फिफ्थ या सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस में नीडल को इंसर्ट करना स्टर्नम के साथ ही लेटरल साइड पे, ठीक है। ये पेरिकार्डियोसेंटेसिस होता है, इसमें जो फ्लूइड होता है, फ्यूजन होती है, उसको हम ड्रेन करते हैं। नेक्स्ट देखें एओर्टिक डिसेक्शन, इसके काज में हाइपरटेंशन है, ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एओर्टिक डिसेक्शन, ये हाइपरटेंशन है, ठीक है। एओर्टिक डिसेक्शन में क्या होता है, जो आप लोगों का एओर्टा होता है प्रेशर की वजह से एक न्यू ल्यूमेन बना लेता है, ठीक है, ये एओर्टिक डिसेक्शन होता है। और इसके अलावा इसमें क्या पूछते हैं, मरफान सिंड्रोम, ठीक है। मरफान सिंड्रोम क्या होता है, ये आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, इसके अंदर फिब्रिलिन जीन का डिफेक्ट होता है, जो फिब्रिलिन प्रोटीन होती है उसके खिलाफ जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, तो पेशेंट में टाल स्टेचर होता है, टाल एक्सट्रेमिटीज होती हैं, और इसमें क्या होता है, योटवाल की रिगर्जिटेशन होती है, ठीक है, और हाइपरमोबाइल जॉइंट मिलते हैं, ठीक है, ये मरफान सिंड्रोम है सारा। और इसके अलावा इसमें हॉलमार्क देखें, टेरिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू बैक, अगर किसी पेशेंट को एपिगैस्ट्रियम में पेन मिल रहा है और रेडिएट हो रहा है बैक की तरफ, तो आप लोगों ने दो चीजें सोचनी है, एओर्टिक डिसेक्शन या तो, और इसके अलावा क्या हो सकता है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ठीक है, दो ही पेन रेडिएट होते हैं बैक की तरफ, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन। और इसमें क्या मिलता है, रेडियो फिमोरल डिले, रेडियो फिमोरल डिले मिलता है, ठीक है, रेडियो फिमोरल डिले ओल्ड एज में, एओर्टिक डिसेक्शन यंग एज में, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है, ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। और इसकी मोस्ट कॉमन साइड असेंडिंग एओर्टा होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है आप लोगों के असेंडिंग एओर्टा में होता है, ठीक है, जो एओर्टा से जब ब्लड इजेक्ट होता है सबसे ज्यादा प्रेशर उसी में होता है ना, एओर्टिक असेंडिंग एओर्टा में, तो वहां पे मोस्ट कॉमन साइट होती है एओर्टिक डिसेक्शन की, ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है इसके ऊपर भी। नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल आप लोगों ने क्या करना है, चेस्ट एक्सरे करवाना, वाइडेंड मीडियास्टिनम मिलता है, वाइडेंड मीडियास्टिनम अगर पूछें आप लोगों से तो आप लोगों ने बताना किस में, एओर्टिक डिसेक्शन में आता है, तो ये चेस्ट एक्सरे पे मिलता है, इनिशियल करते हैं। और गोल्ड स्टैंडर्ड जो एओर्टिक डिसेक्शन में करते हैं, सिटी एंजियोग्राफी, उस दिन एमसीक्यूज भी आई हुई थी इसके ऊपर, ठीक है, सिटी एंजियोग्राफी इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन एओर्टिक डिसेक्शन। इसकी ट्रीटमेंट बीटा ब्लॉकर और सर्जरी करनी है, ठीक है। टाइप ए और टाइप बी दो होते हैं एओर्टिक डिसेक्शन में, टाइप ए जो होता है उसमें एओर्टिक असेंडिंग एओर्टा होता है, टाइप बी में जो आर्च ऑफ एओर्टा या डिसेंडिंग एओर्टा होते हैं, ठीक है, ये लेट होते हैं टाइप बी में, जो टाइप ए वही असेंडिंग एओर्टा ही है। इसके अलावा डब्ल्यू सिंड्रोम क्या होता है, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें कॉन्जेनिटल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे होता है, बंडल ऑफ कैंट भी कहते हैं इसको, ठीक है, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, एट्रिया वेंट्रिकल्स के खिलाफ जो होता है एक पाथवे बना होता है, ये एसेसरी पाथवे है, ठीक है, ये एबनॉर्मल पाथवे, नॉर्मल जो पाथवे होता है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेज, ठीक है, इंटरन्यूडुलर पाथवे, फिर इसके अलावा पुर्किंजी फाइबर, इस तरह पाथवे चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो एसेसरी पाथवे डायरेक्ट जो एसए नोड के बाद एट्रिया वेंट्रिकल्स में होता है उसको हम एसेसरी पाथवे कहते हैं, ठीक है, ये एब्डोमिनल पार्ट्स जनरेट हो रही होती हैं, ठीक है। इसमें पेशेंट को क्या मिलता है, इरेगुलर रैपिड कंट्रक्शन होती है, ठीक है, और इसमें ईसीजी करोगे तो उसमें शॉर्ट या इंटरवल मिलेगा, डेल्टा वेव, ठीक है, ये एग्जाम में आती है, डेल्टा वेव ईसीजी पे मिल रही है तो क्या हो सकता है, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम,
ठीक है। इसके अलावा वाइड क्यूरस कम्प्लेक्स भी मिलते हैं, ठीक है। वाइड क्यूरस कम्प्लेक्स जो मेन पॉइंट है वो आप लोग यही याद रखें, डेल्टा वेव और शॉर्ट पीआर इंटरवल। नेक्स्ट देखें इसकी ट्रीटमेंट में कैथीटर एब्लेशन। कैथीटर एब्लेशन ये होती है कि जो एसेसरी पाथवे बना है तो उसको हमने रिमूव करना होता है, ठीक है। ये कैथेटर एब्लेशन करते हैं। समटाइम इसकी ट्रिक भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये भी एग्जाम में आता है, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं। पिछले एनर में इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी हुई थी, ठीक है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस तो मैं आगे बताता हूँ। इसके बाद देखिए एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन द एट्रिया एंड एट्रोवेंट्रिकुलर नोडल री इंट्रेंट टैकीकार्डिया, ठीक है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होता है एट्रिया में, और एवी नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया। री एंट्रेंट टैकीकार्डिया ये होता है जो आप लोगों का ऐसे वहां से रैपिड इरेगुलर अगर हार्ट रेट निकल रहा है तो उसके बाद जो टैकीकार्डिया होता है उसको री इंट्रेंट टैकीकार्डिया कहते हैं। इसमें हॉलमार्क देखें, रैपिड हार्ट रेट होता है, कितनी होगा हार्ट रेट 150 से लेकर 250 ब्रीथ पर मिनट होता है, ठीक है। और पल्पिटेशन हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है, और चेस्ट पेन हो सकती है पेशेंट को। ये इसके हॉलमार्क हैं सारे, ठीक है। और इसमें होता क्या ईसीजी पे नैरो क्यूरस कम्प्लेक्स, रेगुलर रिथम होता है, एब्सेंट पी वेव्स और एबनॉर्मल पी वेव्स, ठीक है। हो सकता है पी वेव नॉर्मल हो सकता है पी वेव एब्सेंट पी हो, ठीक है। तो इस तरह फीचर आते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल और एब्सेंट हो सकती है ईसीजी पे पी वेव। और ट्रीटमेंट में देखें एक्यूट वेगल मैन्योवर या कैरोटिड मसाज। फर्स्ट लाइन हमने क्या करना, एक्यूट केसेस में हमने वेगल मैन्योवर्स करवाना है, ठीक है। जो वेगस नर्व का अपने उसको ओपन करना होता है, ठीक है। हो सकता है सिर्फ जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो ये रिलीव हो जाए, ठीक है। इसको एक प्रोसीजर होता है, लेकिन आप इसको छोड़ें, इसका नेम याद रखें, आप लोग सारा फिर भूल जाओगे। इसके लिए कैरोटिड मसाज भी करते हैं। जो कैरोटिड मसाज करते हैं ये बायलैटरल करते हैं, ठीक है। जो कैरोटिड आर्टरी होती है वहां पे मसाज करते हैं, ये यूनिलैटरल करते हैं। बायलैटरल नहीं करना, जो पेशेंट की डेथ हो सकती है। और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में जो पूछते हैं एडिनोसिन, ठीक है। एडिनोसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। ये याद रखना, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। सीवीएस का इतना था, आज खत्म हो गया सीवीएस। और इसकी जो फार्माकोलॉजी है ये हम अलग पढ़ेंगे फार्मा के साथ ही, ठीक है।